दिल्ली की शराब नीति के कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज सलाखों के पीछे गए, आरोपों की झड़ी लगी और एक के बाद एक ये पूरा मामला नया मोड़ लेते चला गया। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें आम आदमी पार्टी को भी बतौर आरोपी नामजद किया गया है। ये पहली बार है जब मौजूदा मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद किया गया है, जिसके बाद ये सवाल उठना लाजमी था कि आखिर आप पार्टी को दोषी बनाने का दायरा क्या है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजनीतिक पार्टियां भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के दायरे में आती है। कथित शराब घोटाले मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 70 भी लागू होती है। धारा 70 किसी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। ईडी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। मामला साफ है, इस पूरे मामले में धारा 70 लगाई गई है। अब धारा 70 क्या है वो भी आपको बताते हैं। पीएमएलए की धारा 70 कंपनियों की ओर से की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए लगाई जाती है। जब कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो हर एक व्यक्ति को अपराध के समय उस कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार था उसे भी दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धारा में ये भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा तब नहीं चलाया जाएगा जब वो ये साबित कर सके कि मनी लॉन्ड्रिंग उसकी जानकारी के बगैर हुई थी या उसने इसे रोकने की भरसक कोशिश की थी। इस धारा में एक अपवाद भी जोड़ा गया है। कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी भी है, लिहाजा उसके कर्मचारियों या उसे चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है। आइए एक नजर डालते हैं आरोप पत्र में क्या क्या कहा गया है। मनीष सिसोदिया और के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल भी मास्टरमाइंड है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में आपको आरोपी के रूप में नामित किया है। पहली बार किसी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। ईडी ने कहा है कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत आप कंपनी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चलता है कि अपराध की आय का इस्तेमाल आपने गोवा चुनाव अभियान में लगाया। गोवा चुनाव प्रचार में 45 करोड़ रुपए खर्च किए। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है। इस मामले में ईडी ने अब तक 8 चार्जशीट दायर की है, जिसमें उसने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया। पिछले हफ्ते एजेंसी ने बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और 4 अन्य के खिलाफ इसी तरह की चार्जशीट दायर की थी। ईडी ने आम आदमी पार्टी को कंपनी माना है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया था कि सबूतों से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ और उसने अपराध किया। इस मामले में आम आदमी पार्टी व्यक्तियों का समूह है और पीएमएलए की धारा 70 दायरे में सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियां ही नहीं बल्कि व्यक्तियों का समूह भी आता है। उधर इस पूरे घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर है। पार्टी की माने तो इस फर्जी जांच की शुरुआत से ही ईडी का इरादा आपको फंसाना था, इसके सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करना और पार्टी को कुचलना था। आप और सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाने वाली ईडी की चार्जशीट इस बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सभी संपत्तियां और बैंक खाते जब्त किए जाएंगे। इससे और अधिक उत्पीड़न और अन्याय होगा। पार्टी ने कहा कि ईडी के इतिहास में ये पहला मामला है जहां 2 साल से अधिक की जांच, 500 से अधिक छापों और 8 आरोप पत्र दाखिल किए गए। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। ईडी का पूरा मामला आरोपी से सरकारी गवाह बने लोगों के बयानों पर आधारित है, जिनमें से सभी का बीजेपी से संबंध है। जब भी अदालतों ने ईडी से इन बयानों की सत्यता के बारे में सवाल किया, एजेंसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुल मिलाकर चुनावी माहौल है। 25 मई को छठे चरण में दिल्ली में वोटिंग होना है। ऐसे में ईडी की चार्जशीट का शिकंजा आपके लिए फंदा बन रही है। क्या इसका प्रभाव आगामी चरण के मतदान पर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
चार्जशीट का जिस तरीके से शिकंजा है और आप पर फंदा, देखिए मुसीबतें तो आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ रही हैं और इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला आया, फिर कई दिग्गज सलाखों के पीछे गए, फिर लास्ट में अरविंद केजरीवाल भी चले गए, हालांकि जमानत पे बाहर हैं। इलेक्शन है 25 तारीख को, मुझे लगता है मतदान है दिल्ली में, बहुत महत्वपूर्ण होगा। बार बार ये आरोप तो सामने आए हैं कि छवि खराब करने की कोशिश है। अब तक 500 छापे हो चुके हैं, 2 साल से ज्यादा की जांच हो गई है, लेकिन कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। ये आम आदमी पार्टी कहती आई है, अभी भी वही सारी बात हो रही है। इस बीच देखिए 8वीं चार्जशीट आती है, उसमें ये धारा 70 जिस तरीके से आई और आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नामित किया गया है और आरोपी बनाया गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें जो भी डिसीजंस आगे आएंगे वो कई सवाल खड़े करेंगे। इन सब से इतर देखिए, ये इतिहास का वाकई पहला मामला है जहां सिटिंग सीएम जेल में और उसके बाद एक पार्टी, किसी राजनीतिक दल को भी आरोपी बनाना, तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल हैं। आम आदमी पार्टी को लगता है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो संदिग्ध है, वो सवालों के घेरे में है, वो किसी के कहने पर काम कर रही है। तो ऐसे में यहाँ ये सवाल भी एक बनता है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो वाकई एक जायज कार्रवाई है या फिर कोई राजनीतिक साजिश है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। आपसे कुछ देर में पक्ष रखेंगे भारतीय जनता पार्टी का खेमचंद शर्मा, उनका बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मौसवी, मुर्तजा जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हुदा जरीवाला हमारे साथ जुड़ी हैं। हुदा जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं बलराज मलिक जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीष गुप्ता, मनीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे बलराज मलिक जी आपसे करना चाहती हूँ, और इसलिए भी सर क्योंकि ये जो मामला आया, हमने कई बार इस पर चर्चा की है पहले भी, लेकिन ये किसी राजनीतिक दल को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पीएमएलए कोर्ट है, धारा 70 आ गई है, ईडी कह रही है हमने उनको भी एक दोषी माना है, आरोपी बनाया है, उसके पूरे नियम भी देख लिए, लेकिन ये धीरे धीरे करके एक एक परत खोल रहे हैं। और ये पहला मामला जिस तरीके से आया है, क्या वाकई ये जायज है? और इस प्रोसेस से जो ईडी चल रही है या कह रही है, क्या ये सही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है कि कोई राजनीतिक साजिश है। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। बिल्कुल, देखिए मामला जो करप्शन का है कि पैसा कैसे यूज किया जा रहा पॉलिटिकल फंडिंग में, पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी, इस हमाम में सारी पॉलिटिकल पार्टियां नंगी हैं। और आज के दिन सबसे बड़ी पार्टी जो सबसे ज्यादा इस पैसे को, इस तरह के करप्शन के पैसे को यूज करी, वो बीजेपी है जो खुद सत्ता में है। ये लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह का केस करने में कोई बुराई नहीं। आप पार्टी ने मिसयूज किया फंड का तो उसके लिए 2 साल लग जाना, और वो भी जब एक तरफा बिल्कुल इतनी स्ट्रांग सत्ता हो सेंटर के अंदर और एजेंसियां इतनी स्ट्रांगली काम कर रही हों, फिर भी मनी ट्रेलिंग नहीं मिलना। तो इस तरह तो अगर मुकदमे बनाएंगे, बदले की भावना से पूरे देश की जनता जेलों में होगी, सब पे मुकदमे हो सकते हैं। भाई किसी ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये कर दिया, उसने वो किया था, उसने ये गड़बड़ की थी। इस तरह अगर जाए तो पूरा देश ही, हर घर जेल में कन्वर्ट हो जाएगा देश में। ये तरीका क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अनुसार सही नहीं है। जिस तरह की जांच चल रही है और जिस तरह के एक के बाद एक को पकड़ा जा रहा है, ये रिवेंजफुल घटना ज्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियां करप्शन का पैसा बिल्कुल यूज ना करें देश में, ये बहुत जरूरी है। उस पर चर्चा होने के बजाय, उस पर रोकथाम लगाने की बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। और एक तरह से पूरे देश के सामने सत्ता पक्ष का एक्सपोज हो गया सत्ता पक्ष, सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सपोज हो गया कि किस तरह से इस कानून का मिसयूज करके वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह यूज करे। ये कोई क्रिमिनल लॉ जिस तरह से होना चाहिए और जिस तरह यूज करना चाहिए, ये घटना उस तरह से नहीं हो रही है। और सारा का सारा ये एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा है, और इस तरह के करप्शन को मिटाने में इनका कोई ज्यादा वो समझ और भागीदारी नहीं है, ना उस पर चर्चा है, ना उसकी तरफ ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड में ये खुद एक्सपोज हो गए हैं कि किस तरह से ये करप्शन को करप्शन नहीं मानते हैं। तो ऐसे उसमें नैतिकता के आधार पे भी आप पार्टी इसमें कोई भी किसी तरह भी उस पर दोषारोपण करना सही नहीं है। अदरवाइज ये उंगलियां, एक उंगली आप पार्टी की तरफ है तो 4 उंगलियां बीजेपी की तरफ हैं, ये पूरा देश अब समझ रहा है। और जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से भी
हाँ, पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह की गुंडागर्दी और बदमाशी करें, काला धन का इस्तेमाल करें, उसका मिसयूज करें, शराब बांटने में, लोगों को कैश देने में, डराने में, एमएलए एमपी खरीदने में, ये बिल्कुल इसका नंगा नाच देश में हो रहा है। और जिसके सरदार अगर कोई है तो आज बीजेपी है। और उसकी कथा कहानी, जैसे ये आप पार्टी वालों को कहते हैं कि इसकी कथा कहानी सारी की सारी अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे है, अगर इसी तरह कहा जाए तो इस देश में जो करप्शन है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सरकारें तोड़ना, एमएलए एमपीओ को खरीदना, सब कुछ अगर स्टोरी राइटर कोई है, डायरेक्टर कोई है, प्रोड्यूसर कोई है, तो इसमें देश अब बोल रहा है। उसी तरह से जैसे बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को बोल रहे हैं, ऐसे ही देश बोल रहा है कि इन सब के पीछे प्राइम मिनिस्टर है देश का। तो अब क्या कहेंगे इसको? अगर उस तरह की जांच जिस तरह आप पार्टी के खिलाफ चल रही है, यही जांच बीजेपी के खिलाफ भी हो तो अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाला जा सकता है बीजेपी के हिसाब से, और आप पार्टी और देश के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी को भी जेल में डाला जा सकता है। मगर इस तरह से पूरे देश को जेल में डालना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। बलराज जी वापस आऊंगी आपके पास, खेमचंद जी तो हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है। हुदा जी आवाज पहुंच रही मेरी? आपकी आवाज आ रही? हुदा जी काफी कुछ इस पूरे मामले में देखा और मुझे लगता है बलराज जी को सुनने के बाद भी, क्योंकि ये बात सच है, आम आदमी पार्टी के कई स्टेटमेंट्स आज मैंने पढ़े, सुने और देखे, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। अब वो कितनी साजिश है कितनी नहीं है, मुझे लगता है बलराज जी ने बहुत कुछ स्पष्ट किया है। चलिए यहां तक भी मैं एग्री हूं। एक बात और आई है, आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो भी संपत्तियां होंगी, जो भी बैंक खाते होंगे, वो भी कहीं ना कहीं जब्त होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत आम आदमी पार्टी की है। अब इसे रोकना कैसे है, इसके लिए क्या करना है, ये मुझे लगता है एक बड़ा टास्क है खुद आम आदमी पार्टी के लिए, या उन चीजों को रखना जिसकी वजह से एक कहते ना कि यदि आपको लग रहा है कोई साजिश है तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा। राखी जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी डिबेट में जोड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी के ऊपर ये जो ईडी के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये कोई अभी आज का मामला तो है नहीं। तकरीबन पिछले 2 साल से ये केस चल रहा है, जिसमें इन्होंने तमाम जो सीनियर आम आदमी पार्टी के नेतागण हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी हो, उसके बाद फिर संजय सिंह जी, और फाइनली फिर खुद अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने उठा के जेल में बंद कर दिया। कोई इन पे चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी, कोई इनके अगेंस्ट चार्जेस प्रूव नहीं हुए थे, कोई इनके अगेंस्ट जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसे कहते हैं वो 1 रुपया कभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। इस बात से साफ जाहिर है कि ईडी और सीबीआई का ये जो एक ऑन द बिहेस्ट ऑफ बीजेपी जिसे कहते हैं एक जो खेल चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस कदर सफर कर रही है कि अपने ना वो कैंपेन से उनको भटकाने के लिए ना पॉलिटिकल कैंपेन उनको सही से करने दिया जा रहा। अभी और कुछ नहीं तो आपने देखा होगा हाल फिलहाल में दिल्ली में स्वाति मालीवाल जी का जो किस्सा है वो जबरदस्ती आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर रहे हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो बेसिकली बीजेपी का तो काम ही यही है कि उल्टे सीधे या तो बयानबाजी करें अगेंस्ट कांग्रेस, अगेंस्ट आम आदमी पार्टी, अगेंस्ट कोई भी ऐसा नेता जो उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करता है। बीजेपी के आप जितनी रैलियों में देख लें, उनके जितने आप इलेक्शन स्पीचेस में देख लें, जितने इंटरव्यूज में देख लें, कभी ये कोई मुद्दे की बात नहीं करेंगे। आप इनसे शिक्षा पे बात करा लें, कभी कुछ नहीं बोलेंगे। स्वास्थ्य पे बात करा लें, नौकरियों पे बात करा लें, करप्शन पे बात करा लें, जो बेसिकली इन्होंने 10 साल में अपनी इनके पास नीतियां गिनवाने को ही नहीं है। बीजेपी के पास कोई मुद्दे की राजनीति करने को है ही नहीं। तो इस तरह से ये जो डाइवर्जन टैक्टिक्स है, उसी से वो अपनी पॉलिटिकल गेम चला रहे हैं। इस तरह से ये जो ब्लेम गेम है, उसी से ये अपनी राजनीतिक जो प्रतिक्रिया है उसको कर रहे हैं। तो बीजेपी के पास एसेंशियली मुद्दे की बात करने को कुछ नहीं है। रहा सवाल ईडी के इस केस का, जो इन्होंने आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले में जो एक तरह से क्रिमिनल बताया है, पूरी की पूरी पार्टी को सवालिया निशान पे खड़ा कर दिया है, पूरी की पूरी पार्टी के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन लगा दिया है। तो पहली इनके पास इतना वक्त था, न जाने कितनी इन्होंने रेड करी है। मनीष सिसोदिया जी के गांव तक चले गई है, संजय सिंह जी के घर पे, अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में, जहां जहां डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी के तमाम घर ऑफिस हर जगह। आज तक इनके पास 1 रुपए के जिसे कहते हैं ना
क्राइम साबित नहीं कर पाए हैं। ये जो पीएमएलए का लॉ है, ये अपने आप में एक ड्रैकोनियन लॉ है। ये अपने आप में एक ऐसा लॉ है जिसमें बड़ा मुश्किल होता है पहली बात तो बेल भी मिल पाना। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को बेल पे छोड़ा हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल मिली थी है 1 जून तक। तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं देश की कोर्ट समझ रही है, देश की जनता समझ रही है कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। और बीजेपी मजीद, और क्योंकि उनके पास और कुछ तो साबित करने को ही नहीं, तो ये ईडी, सीबीआई, आईटी वगैरह, ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, इन एजेंसीज के थ्रू ये आम आदमी पार्टी को, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी, सारे ऑपोजिशन लीडर्स को, हर किसी को घेरे में, मतलब एक तरह से कॉर्नर करके घेरना चाहती है। ठीक है, बट मुद्दे की राजनीति ये लोग करेंगे नहीं। 1 मिनट मैं बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी आपके पास। मुर्तजा जी, आवाज पहुंच रही मेरी? आपकी आवाज आ रही है? मुर्जा मौसवी जी, मुझे लग रहा है एक छोटा सा सवाल है मेरा, क्योंकि आपसे भी ये सवाल इसलिए रहेगा कि मुझे लगता है इलेक्शन अभी 5वां हो जाएगा मंडे को, उसके बाद 6वां 7वां 2 चरण और है, और इस बीच 25 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन भी है। क्योंकि गठबंधन का हिस्सा है तो मुझे लगता है जहां गठबंधन होता है सब एक होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब तो पार्टी को ही कोई आरोपी बना दे, तो फिर आगे क्या सिनेरियो देख रहे हैं और इलेक्शन पे इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है आपके नजरिए से? एक चीज तो बता दूं मैं आपको कि ये इलेक्शन जो है देश की जनता लड़ रही है, और बीजेपी बौखलाहट का शिकार है। और इनकी बौखलाहट इस हद तक है कि ये किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा करके अंदर डालने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। और एक चीज सोचिए आप, जिसमें 8 चार्जशीट, एक चार्जशीट होती है, शायद कोई एडिशनल चार्जशीट दूसरी फाइल हो जाए तो 2, वो जा करके 8 चार्जशीट ये फाइल कर रहे हैं। आप सोचिए, इतना सब करने के बाद पहाड़ को खोदते हैं, फिर इसमें से कुछ निकलता भी नहीं है। रत्ती बराबर का कोई करप्शन ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। मगर एक चीज ये है कि ये 4 जून तक का मामला है, ये सीबीआई ईडी को लेकर के खेलेंगे और अपोजिशन को सताएंगे। अपोजिशन के जो दिग्गज नेताएं हैं उन सब के पीछे लगे हुए हैं, पर इससे कुछ नहीं होगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो इलेक्शन है देश की जनता लड़ रही है। 4 तारीख को आप देखेंगे, अभी तक 4 चरण हो चुके हैं, 2-3 चरण का जो है अभी बाकी है। मुंह तोड़ जवाब दे रही है जनता। मैंने 4 चरण देखे हुए हैं, और आने वाले 3 चरण में भी मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी 100 नहीं लाएगी, 100 भी पार नहीं करेगी। ठीक है, मनीष जी आवाज पहुंच रही है? मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट है क्या? अनम्यूट। हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मनीष जी अब आ रही है आपकी आवाज। मनीष जी एक बहुत छोटा सा सवाल आपके नजरिए से, आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से आरोपी बना देना इस पूरे घटनाक्रम में, और वो भी इस वक्त पे आके, क्योंकि आज का तो मामला है नहीं या 2 दिन पुराना मामला तो है नहीं, एक लंबा वक्त हो गया इसके पीछे, कई सारे दिग्गज जेल चले गए, कुछ लोग जमानत पे हैं, इलेक्शन आ गया, वोटिंग होनी है दिल्ली में, और अब आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना देना, किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, ईडी ने जो प्ली लिया है वो ये माना है कि इसको एक एसोसिएट माना है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी एओपी। तो राजनीतिक दल इनकम टैक्स की जो कैटेगरी उसमें एओपी में है, यानी वो ये मानते हैं कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये पूरा ग्रुप अगर क्राइम में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसको पार्टी बना देना लॉजिकल है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो पार्टी आंदोलन से जन्मी और जो भ्रष्टाचार के नाम पर जो कसम खाकर सत्ता में आए, उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये तो समय बताएगा कि वो दोषी हैं या नहीं हैं। लेकिन जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल जी करते थे कि मैं सत्ता नहीं लूंगा, मैं पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं भ्रष्टाचारी जो आएगा उस आरोप लगे रिजाइन कर दो, वहां से यहाँ तक आने में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन तो होता है। खैर, वापस आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। मैं समझता हूं ईडी कोई हवा में नहीं खेल रही है। ईडी को पता है कि उसका हर एक एक्शन वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली से ज्यादा बड़ी जनसंख्या और ज्यादा बड़े क्षेत्रफल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके खिलाफ उनकी एक्टिविटी पर कोई नजर नहीं। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इंटरनेशनल व्यक्ति हैं, इसलिए पूरे विश्व में लोग इंटरेस्ट से देख रहे हैं
कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, और पूरा विश्व अपनी अभिव्यक्ति भी दे रहा है। इसके क्या मायने हैं ये तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी ने ये उसके पीछे स्ट्रॉन्ग बेसिस रखे हैं। अब वो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है राखी जी? स्ट्रॉन्ग बेसिस ये है कि जो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है that was enjoyed by the party for the benefit of party for the betterment कि आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया है। अब इसका परिणाम क्या होता है? कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा गिर गई है कि लोगों को, उनके जो समर्थक हैं उनके अलावा लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहें। सच तो यह है कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रही है, पर क्या करें, कांग्रेस के दिल्ली में इतनी जमीन मजबूत नहीं है कि आम आदमी पार्टी से अलग होकर देख पाए। इसलिए आज जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता है वो मजबूरी में आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो बिहेवियर था वो ये था कि पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन करने से मना कर दिया। नतीजा क्या निकला कि कहीं साथ है कहीं अलग है। तो मुझे लगता है ये गठबंधन आम आदमी पार्टी का है ही नहीं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है। तो खैर कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा फिलहाल यहाँ पे कि ईडी द्वारा आपको आरोपी बना देना इज ए सीरियस इवेंट, इज ए लॉजिकल इवेंट विद द एविडेंस बाय द ईडी, और अगर ऐसा है तो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि अब पार्टी के जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं, चाहे वो स्टेट के यूनिट के बियर है या सेंटर में है या उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, इन सबसे पूछताछ करना आसान होगा ईडी के लिए। उनमें सबको सम्मन भेजे जाएंगे, और जब अगर लिंक जुड़ने शुरू होंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का एक चैट वायरल हो रहा है कि 10 किलो घी और कविता दीदी के यहाँ भेज देना, वो 10 किलो घी का मतलब 10 करोड़ रुपए अगर है, वरना उनका कौन सा घी का व्यापार है। अगर 10 करोड़ रुपए कविता दीदी को इसके थ्रू दिए हैं या लिए हैं, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बीइंग हेड ऑफ द पार्टी, लाइफ टाइम हेड ऑफ द पार्टी, सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, निश्चित तौर पर देखिए आपकी जहां तक बात है और बाकी सारे क्लूज को भी देखें, जो ये दावा होता है कि 1 रुपए की भी जब्ती नहीं हुई है या आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तो ये वाकई में कई सारे सवाल हैं कि कोई भी संस्था क्या हवा में काम कर रही है, कोई भी आरोप क्या ऐसे ही लग रहे हैं, और यदि है सब कुछ सही तो अब तक सामने क्यों नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिस तरीके से ईडी का चार्जशीट का शिकंजा मुझे तो लगता है कहना चाहिए ईडी के साथ साथ, और कहीं ना कहीं आप पर फंदा। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो आया है सामने, और इस पूरे घटनाक्रम में 2-3 बातें हैं जो समझने की जरूरत पड़ती है। एक तो ये मामला 2 साल लगभग इस चीज को हो रहे हैं, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही वक्त हुआ होगा। 500 छापे हो चुके हैं, कई जांच हो चुकी हैं, चार्जशीट एक के बाद 8वीं पेश हो गई है, 200 पन्ने। मुझे लगता है इतना होने के बाद भी आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस ये कहता है कि आप आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। ये बस सच है, 1 रुपए का मनी ट्रेल आज तक कोई सामने नहीं आया। ये बलराज जी भी कह रहे हैं इस चीज को। हमें समझना पड़ेगा कि इतना होने के बाद, इतने समय के बाद, आज जब एक बेल मिलती है संजय सिंह को और अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद अब क्या करना है। 25 तारीख को इलेक्शन है, फिर एक चीज आ जाती है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाया जाए, धारा 70 आ जाती है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि धारा 70 नई आ गई या बना दी ईडी ने, लेकिन उसको यहां लाकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ क्लूज लाए जा रहे हैं जिससे पूरी तरह से कहीं घेरा जाए या कोई चीज हो। क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश है, या जो चीजें आ रही हैं ये कितना एक इफेक्ट डालेंगे इस इलेक्शन में? देखिए राखिए, पहले सबसे बड़ी बात है कि धारा 70 को समझने की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि धारा 70 के तहत राजनीतिक दल भी कानून के दायरे में आ जाते हैं। अब राजनीतिक दल आ जाते हैं, जबकि क्या है, धारा 70 बेसिकली जो है वो कंपनीज एक्ट के तहत जो कंपनियां हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, उनमें जो लोग हैं उनको लेकर के कंपनी भी आरोपी बन जाती है। लेकिन चूंकि ये टिप्पणी है हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की, अब उसमें कितनी सच्चाई है, इस धारा 70 है क्या, ये तो बलराज जी बताएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा मैं जानता नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि कोई भी कंपनी आरओसी के तहत, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत रजिस्टर होती है, और कोई भी राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है, चुनाव आयोग के यहाँ से होता है।
अब वो ये बोलते हैं कि एक से एक अधिक व्यक्ति है और तमाम लोग इसमें समूह है, और ये लोग चूँकि ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से जुड़ा हुआ है। आप बता भी रही थी कि अभी जो है पिछले जो है 2 साल से इसमें एक तरह से जांच चल रही है, 8 चार्जशीट दाखिल हो गई है। और हमारे राजनीतिक विश्लेषक अभी बता रहे थे कि जब आम आदमी पार्टी बन जाएगी इसमें आरोपी, तो इनके ऑफिस बेरर को भी समन जाएगा और सारी चीज़ें होंगी। अब आप एक बड़ी अद्भुत बात यह है कि एक तरफ कंपनीज एक्ट है, जिसकी तरफ कंपनियां जो हैं वो इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज में फंसती है, तो कंपनी होती है और उसके डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, तमाम लोग होते हैं जो आरोपी बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक पार्टी है जिसमें बहुत सारे ऑफिस बियरर हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, बहुत सारे सदस्य हैं, तमाम लोग हैं। क्या उन सारे लोगों को आरोपी माना जाएगा इसमें? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह का अभी 8 चार्जशीट दाखिल हुई, क्या अभी और जांच पड़ताल में कुछ और चार्जशीट दाखिल होना बाकी है जो आने वाले समय में होगा? एक तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये बताया गया है कि चूंकि 45 करोड़ रुपया जो है ये गोवा के चुनाव प्रचार में खर्चा हुआ। अब हमें लगता है कि अगर ईडी ने इस तरह की कोई चार्जशीट दाखिल किया है तो हो सकता है कि उनके पास कोई सबूत हो। फिलहाल बहरहाल ये है कि आज की डेट में कोई भी दल, कोई भी पार्टी अगर इस तरह का, अभी केवल एक अकेली पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो इस तरह के बहुत सारे, अब तो खैर चुनाव के बारे में बहुत सारा बोलना हमको लगता है उचित नहीं, लेकिन कोई भी दल, कोई भी जो लोकसभा विधानसभा लड़ते हैं, जो सीमा है उससे ऊपर ज़्यादा ही खर्च करते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? क्या आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं होंगी जो सारी पार्टियों को अगर इस तरह के उसमें पाए जाते हैं तो उन पर आरोप ईडी जो है दाखिल करेगी? ये बहुत सारे सवाल हैं। अभी तो फिर आरोप पत्र दाखिल हुआ है, अब मामला न्यायालय में चलेगा। हमें लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी है, कोई ऐसा ये नहीं है कि उन्होंने टिप्पणी किया आप उसको आधार बना लीजिए। अगर कहीं कुछ ऐसा है धारा 70 के तहत कि कोई राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग से रजिस्टर है, क्या उस दल को ही बनाएंगे? इसका मतलब है कि उस दल में बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों की संख्या है। आप कांग्रेस देखिए, भाजपा देखिए, आम आदमी पार्टी देखिए, इनके सदस्यों की संख्या बहुत है, इनके ऑफिस बेरर बहुत है नीचे से ऊपर तक। तो इस सारी चीज़ों की जांच करने में कितना लंबा समय लगेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से ईडी जो उसकी छानबीन करेगी। तो ये अभी मामला चूँकि सब जुडिशियल मतलब विचाराधीन है, और उसमें जो है एक तरह से जब मामला आएगा कोर्ट में और ट्रायल चलेगा तो बहुत सारी बातें निकल के सामने आएंगी कि ईडी ने किस तरह से चार्जशीट फाइल किया है और आने वाले समय में क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात है। खेमचंद जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, खेमचंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी देर से जुड़े। मुर्तजा जी और मनीष जी, आप दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं? बस 1 मिनट रुकिए सर, वापस आऊंगी क्योंकि खेमचंद जी अभी हमारे साथ जुड़े, उनकी भी एक प्रतिक्रिया आ जाए। खेमचंद जी, जिस तरीके से ईडी ने, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आवाज आ रही? जैन वहां लगा दो, वहां पर। खेमचंद जी, जिस तरीके से वहां लगा दो, ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया, अभी तक तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के दिग्गज थे, तमाम ये चीजें आई हैं, उस बीच में बहुत सारी बात आ रही है। जिस 45 करोड़ का जिक्र आ रहा था कि गोवा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने उसको भुनाया, चलाया, जो भी है, वहां पे ये भी पलटवार था आम आदमी पार्टी का कि जिस रेड्डी का नाम आया, उनका ये मानना था कि ये तो बीजेपी के लिए दिए थे। तो मुझे लगता है ये मामला उलझा फंसा हुआ है, लेकिन इस वक्त पे ये चीजें आना और लगातार ये आरोप लगना कि धीरे धीरे अगला एक्शन जो होगा वो ये भी होगा कि संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएंगी, जो आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत होगी। लेकिन पूरा ठीकरा राजनीतिक साजिश को लेकर बताया जा रहा है। ईडी पहले से सवालों के घेरे में थी और सीधा शक जो है, मैं कहूंगी राजनीतिक साजिश, वो एक जिसके पास पावर है उसका नाम होता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। अब आप क्या कहेंगे? राखी जी, अब इनके साथ जो भी हो रहा है, इनके पाप की वजह से, इनके जिस तरीके से इन्होंने मिस गवर्नेंस की है, करप्शन किया है, किकबैक लिया है, उसका सारा आरोप ये भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। स्वाति मालीवाल की पिटाई करते हैं, भगा देते हैं, लात घूंसे मारते हैं, प्राइवेट पार्ट पे हाथ मारते हैं, उसको भी। राखी जी, मैं कंप्लीट कर दूं? आवाज आ रही है आपको? खुदा जी प्लीज 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि देखिए सबकी प्रतिक्रिया आई है, एक प्रतिक्रिया उनकी पूरी आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी। और खेमचंद जी, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक मैटर है, मैं पर्सनली इंटरप्ट नहीं करूंगी किसी भी पार्टी के लिए, मैं कभी भी पर्सनली कमेंट नहीं करती, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उसमें कहाँ कितनी चोट है, ये सारी चीजों का भी जिक्र है, तो बहुत सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। प्लीज कंटिन्यू।
तो राखी जी, मेरा कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी में जो भी हो रहा है वो इनके खुद की गलतियों की वजह से हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने करप्शन किया है, किकबैक लिया है, और पार्टी में जो इंटरनल घमासान चल रही है, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। चाहे वो स्वाति मालीवाल जी का केस हो, उनकी पिटाई करते हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है। वैसे ही ये 100 करोड़ का किकबैक जो साउथ की लॉबी है उससे लेते हैं, जो साउथ की वहां पे शराब लॉबी है वो इनको पैसा देती है, उस पैसे का उपयोग गोवा में करते हैं, उत्तराखंड में करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को लगाते हैं। क्या आपके लिए ईडी, सीबीआई जो एजेंसियां हैं, पुलिस, इसको सबको बंद कर दिया जाए? क्या आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए? क्या आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी हो गई कि भाई वो राजा महाराजाओं की पार्टी, जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को समझती थी, आपके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग कानून, अलग प्रायोरिटी दी जाए? आप केजरीवाल जी के साथी हैं तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाई जाए कि नहीं ये कुछ कर सकते हैं, बाकी के लोग नहीं कर सकते? क्यों मजाक करते हो, क्यों बदम मजाक करते हो? हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और जुडिशरी डिसीजन लेती है। जुडिशरी ने आपको अभी बेल भी दी है और वही जुडिशरी इन केसों को देख रही है, और वही जुडिशरी कह रही है बार बार जो आपके नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं उनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस हैं, सीरियस चार्जेज हैं और सीरियस डॉक्यूमेंट भी हैं, सीरियस आपके पास साक्ष्य भी हैं। इसीलिए ईडी ने आपको केजरीवाल जी को भी कहीं प्रोटेक्शन नहीं दी, तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिली, आपके नेताओं को प्रोटेक्शन नहीं मिली, और मनी ट्रेल है, एजेंसियां कह रही हैं, तो आपको फेस करना चाहिए और फेस करो। ठीक है खेमचंद जी, लेकिन मनी ट्रेल का कोई आरोप क्यों, एक मिनट, मनी ट्रेल के कोई सबूत क्यों नहीं मिल रहा है? बात वहीं आती है। मुझे लगता है गोवा इलेक्शन को लगभग 2 साल का वक्त तो हो चुका है, और उसके बाद 45 करोड़ का जो जिक्र हो रहा है, जिसके आधार पर धारा 70 भी आ रही है, तमाम चीजें आ रही हैं, उसका रिकॉर्ड कहाँ है, उसके प्रूफ कहाँ है? और यदि है भी तो ये 2 साल बाद क्यों हम जाग रहे हैं लोकसभा में? मतलब समझिएगा, बहुत जेन्युइनली क्वेश्चन है। राखी जी, सबूत है। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट पूछती है या सुप्रीम कोर्ट में जमानत पे बात चलती है, या केजरीवाल जी कहते हैं कि जो मेरी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है, वैलिड नहीं है, इलीगल है, तो वहां पे एजेंसी ने अपने साक्ष्य दिखाए, कोर्ट ने वो साक्ष्य देके, तभी कोर्ट ने साक्ष्य देखने के बाद केजरीवाल जी को बोला कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, आपको आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल वैलिड है, कहीं से इलीगल नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, और ये सबूत पब्लिक डोमेन में नहीं रखे जाते। कोर्ट उनको एग्जामिन कर रही है, एजेंसी उनको दे रही है, और कोर्ट मान रही है कि सबूत हैं, सीरियस एलिगेशंस हैं, तभी हम आपको जमानत नहीं दे सकते। आपको जो ट्रायल है वो फेस करना चाहिए, आपको जो नोटिस दिए थे उसका जवाब देना चाहिए था, आपने 10-11 नोटिस का जवाब नहीं दिया, आप गलत हैं, एजेंसियां सही हैं, तो ये अपने आप में सबूत है। और अब जो उनको बेल मिली है वो एक अपराधी की तरह बेल मिली है, जो टेम्परेरी बेल मिलती है किसी कारण से या इमरजेंसी की वजह से, तो वो इमरजेंसी की और किसी विशेष कारण की बेल उनको मिली है, ना कि उनको रेगुलर बेल मिली है। तो रेगुलर बेल नहीं मिली या फिर उनकी जो गिरफ्तारी है उसको भी कोर्ट जब वैलिड मानता है, इसका मतलब साक्ष्य हैं। और आम आदमी पार्टी ने जो गलतियां की हैं, आम आदमी पार्टी आई थी सिस्टम को साफ करने के लिए, लेकिन खुद ही उस गंदगी में डूब गई, और गंदगी में इस तरीके से डूब गई कि उन्होंने कांग्रेस को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। और जितनी भी उन्होंने बातें करी थी, जितनी भी उन्होंने नैतिकता की बात की थी, सबकी सब नैतिकता की बातों को उन्होंने तिलांजलि दे दी, और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही नैतिकता उनकी है, और वो है करप्शन की नैतिकता। करप्शन का काम, किकबैक, पैसा लेना, घोटाला करना। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो महिलाओं को पिटवाना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, और पिटवाने के बाद उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना। कोई उनको सुपन का कह रहा है, कोई उनको कह रहा है कि इन्होंने हनी ट्रैप किया है, कोई कह रहा है कि ये तो बैड कैरेक्टर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम इसकी निंदा करते हैं। ठीक है खेमचंद जी, हाँ हुदा जी कुछ कह रही है, बोलिए। मनीष 1 मिनट आ रही है। मुझे बड़ी हैरत अंगेज लगती है ये बात कि खेमचंद जी कुछ भी बोले जा रहे हैं, जिस तरह से बोले जा रहा, मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मैं अभी मैं टीवी 10 पे था, नेटवर्क 10 पे था, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने बोला कि उन्होंने स्वाति मालीवाल ने हनी ट्रैप करने की कोशिश की, केजरीवाल जी को हनी ट्रैप करने की कोशिश की। दूसरा उन्होंने सुपन का बोला, ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको भेज दूंगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं किसी महिला के लिए या अपने आप से मैं आपकी पार्टी के मुंह में नहीं डाल सकता इस तरीके से। प्लीज कंटिन्यू, हम स्वाति मालीवाल पे नहीं करेंगे, हम आम आदमी पार्टी को जो आरोपी बनाया गया हम उस विषय पर आएंगे। स्वाति मालीवाल को थोड़ा हटा दीजिए इस विषय से अभी फिलहाल कुछ देर के लिए। खुदा जी कंटिन्यू। राखी जी, पहली बात तो बीजेपी मुद्दे की बात करती नहीं है, आज भी आप देख रही मुद्दे पर वो रह नहीं रही है। स्वाति मालीवाल जी का एक कंप्लीटली डिफरेंट केस है। आज बात ईडी की और सीबीआई की, और जो ये इनकम टैक्स एजेंसीज जो बीजेपी की एक तरह से स्पोक्स पर्सन, उनकी विंग, उनका आर्म बन के काम कर रही है, आज बात उसकी हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता कहीं ना कहीं कि संजय सिंह जी को या अरविंद केजरीवाल जी को बेल देना सही नहीं है, तो कभी भी वो बेल अप्रूव नहीं करती। ईडी को बेल अपोज करने के लिए कोई पॉइंट नहीं था। जब संजय सिंह जी की बेल हो रही थी तो उनसे पूछा गया, उनके पास कोई पॉइंट नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी के बेल के टाइम पे ईडी चोटी का जोर लगा लिया ईडी ने, लेकिन बेल अपोज नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। जी, तो बेसिकली, और ये जो आपने एक बहुत सही बात राइटली पॉइंट आउट करी कि गोवा के चुनाव को 2 साल से अधिक हो चुके हैं और हम अभी भी वो वाली मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं जो ईडी प्रूव नहीं कर पाए। इस तरह से बोलना बहुत आसान है कि चुनाव में आपने इतने करोड़, फलाना करोड़ रुपए लगा दिए और इतने करोड़ यहाँ पे लगा दिए, इतने की संपत्ति ले ली। कहाँ है वो प्रूफ? ईडी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि प्रूफ सामने लाके रख सके। ईडी अभी से नहीं, बहुत टाइम से इस केस पे लगी हुई है। किसी एक लीडर पे, जितने चाहे वो जेल के अंदर है, चाहे जिनको बेल मिली हुई है, उनके खिलाफ 1 रुपये का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए। 1 रुपये का भ्रष्टाचार उनके खिलाफ साबित नहीं कर पाए, तो कौन सी मनी ट्रेल की बात हो रही है? और चार्जशीट फाइल करने के बाद भी कोई, जब तक पुख्ता सबूत नहीं होगी ईडी के पास, ये केस इसी तरह से ड्रैग होता जाएगा। इलेक्शन के टाइम में ये नहीं चाहते कि इंडिया गठबंधन जीते, ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी जीते, इसलिए और कोई मामला इनको मिला नहीं तो ईडी के थ्रू इनको परेशान करने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया निकाल लिया है बीजेपी। ठीक है, खुदा जी रोकूंगी। 2-3 मेहमान है जो कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज 1 मिनट रुके। मनीष जी पहले आप बोलिएगा थोड़ा जल्दी से सर। आवाज नहीं आ रही मनीष जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरा कहना ये है कि हजारों लाखों लोगों को सम्मन नहीं भेजे जाएंगे, जैसे श्रीवास्तव जी कह रहे थे। जो लोग इन्वॉल्व होंगे, जिनके खिलाफ प्राइमा फेसी ईडी के पास एविडेंस होंगे, रीजन टू रिकॉर्ड होगा कि देखो दिस इज द रीजन, दिस इज द एविडेंस, दिस इज डॉक्यूमेंट, वी आर सम्मनिंग दिस गाय, उनका सम्मन होगा। कनेक्ट ये है कि जो लोग मैटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, वो लोग ट्रैक हो जाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, ये लगातार आम आदमी पार्टी सिर्फ एक क्लेम करती है, कोई पैसा जब्त नहीं हुआ। अरे अगर कोई व्यक्ति डकैती डालकर और जो डकैती से लूटे हुए सोने चांदी का किसी ज्वेलर्स को बेच के अपना कोई लोन चुका दे डायरेक्टली कैश में, तो क्या मनी ट्रेल नहीं होगा? क्या जब्ती होगी? वो भी सब होंगे। लेकिन सच ये है, हमें ये देखने की जरूरत है क्या आम आदमी पर जो चार्ज लगे हैं उनमें सीरियसनेस कितनी है। मैं हैरान हूं कि आम आदमी पार्टी जो अलायंस गठबंधन वाले लोग हैं, आज कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रही है। कांग्रेस ने एक भी, हजारों डिबेट होली इस टॉपिक पर, एक बार भी ये नहीं कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल गलत है तो हम उनसे नाता तोड़ेंगे या उन्हें जेल जाना चाहिए। अगर गलत है तो इतना मनीष जी, तो कौन सा भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसी डिबेट्स में कह दिया कि हम भी भ्रष्टाचारी हैं? आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार से कौन सी पार्टी मुक्त है? हम तो ये भी देखें। ये नहीं कह रहा हूं, अगर वो कहे, देखिए अगर कोई गलत है, जैसे अगर कोई मानो भ्रष्टाचारी होता है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, सब लोग उसे पार्टी से बाहर करते हैं ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में कोई पार्टी ये नहीं कह रही है अगर भ्रष्टाचारी साबित होंगे तो हम उनसे दूर रहेंगे। भ्रष्टाचार पर कोई पार्टी बात करने को तैयार नहीं है। यह देश का दुर्भाग्य हो गया है। ये ना समझिए कि आज भ्रष्टाचार को एक मान्यता जैसी मिलती जा रही है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है देश के लिए। वो एक नारा सा हो गया, भ्रष्टाचार करेंगे, मिलके करेंगे। कोई दूसरी पार्टी से भ्रष्टाचारी आ रही है तो उसको भी शामिल कर लेंगे, आप समझिए। और ये चेन कभी नहीं टूटेगी। ये इसलिए नहीं टूटेगी कि पहले कसम खा ले कि हम किसी भ्रष्टाचारी को अपने पास नहीं बुलाएंगे। पैसा किसको बुरा लगता है मनीष जी, आपको भी पता ही होगा। और फिर तो ये तो राजनीति है, एक एक चीज। ये तो मामला ऐसा आया कि सिटिंग सीएम, ये तो मुझे लगता है पहली ऐसी घटना है कि सिटिंग सीएम के साथ साथ कोई राजनीतिक दल भी आरोपी है। तो मतलब पूरी तरह से सूपड़ा ही साफ करना है। लेकिन ठीक है, हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे, हम इसलिए इस चर्चा में हैं क्योंकि जनता तक छोटी छोटी बातें जाती हैं, उन्हें समझना पड़ेगा यहाँ पर। मुर्तजा जी, आप भी कुछ कह रहे थे, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा, इसके बाद बलराज जी की प्रतिक्रिया लेती हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड का आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसे बीजेपी को आए, उसमें जो कंपनी पैसे दी थी, वो कंपनी ईडी में 15 दिन नीचे उनको नोटिस आती है। 15 दिन में मामला जो है चंदा देने के बाद भाजपा को खत्म हो जाता है। और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल क्योंकि बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक गठबंधन में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लिहाजा उनको सताने की कोई
कोई कोशिश छोड़ेंगे नहीं और बदनाम करेंगे। कोर्ट पे छोड़िएगा, एजेंसीज पे छोड़िएगा, ये नहीं करेंगे, मगर ये करेंगे, सियासत पूरी करेंगे। आप एक चीज सोचिए, ये बोखलाहट बीजेपी को क्यों है? सिर्फ और सिर्फ ये पार्टी लूज कर रही है। हर दिन आप देखेंगे, एक फेस नहीं, मैंने चारों फेस देखे हैं, हर फेस में बीजेपी ने लूज किया है और आने वाले 3 फेस में भी जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ठीक है बलराज जी, मैं क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे अपनी बात रखिएगा सर, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस पूरी चर्चा के बाद कि ये धारा 70 जो है ये कहाँ से आ गई और क्या इस वक्त पे आई है? क्या और कुछ अभी और चार्जशीट आएंगी, फिर इसमें और कोई कड़ियां जुड़ेंगी? मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाना ही है ताकि मामला खिसता चला जाए। और मुख्य रूप से जो इतना पेश हुआ है, इतने छापे हुए हैं, उन पे जो आरोप सिद्ध होने हैं, उसका कहीं कुछ पता ही नहीं है। देखिए, श्रीवास्तव जी ने भी जिक्र किया था कि कंपनी है, कंपनी में तो शेयर होल्डर होते हैं जो बेनिफिट के लिए काम करती है। पॉलिटिकल पार्टी का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो कोई बिजनेसमैनों का ग्रुप नहीं होता। देश में क्या है, जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, चाहे आपके टीवी चैनलों पे हो, जो पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर हैं वो भी इस बात का ध्यान नहीं करते हैं। जैसे वकील और जज या पार्लियामेंट, सबकी ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द अपनी बहस रखें और जो कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद है प्रीएम्बल में, उसको ध्यान में रख के सब कुछ काम करें। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टियों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके जो वर्कर जो डिबेट में आते भी हैं टीवी पे, इनको अपनी पार्टियों के कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि पार्टी का मकसद क्या है, उसके इर्द गिर्द सारी बातें करनी चाहिए। ये नेताओं के उसमें एक नेता का किसी एक पार्टी के वर्कर ने उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, दूसरी पार्टी का उस पार्टी का अपने उसको डिफेंड, नेता को डिफेंड करने लग जाते हैं। कभी कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्टियों का कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने का मैंने देखा कोई डिबेट में करता है ये लोग। इसी तरह से लोग भी, ये जो केस अब हो रहा है, पहली बात तो जो मकसद है पीएमएलए का, उसका कतई मकसद नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी पे ये केस ये लागू करने के लिए इसका कोई मकसद है इस कानून का, नंबर 1। हाँ, अब देश में जरूर ये चर्चा होनी चाहिए थी और ये ड्यूटी बीजेपी की थी, सत्ता पक्ष की थी कि देश में इस तरह के कानून लाने के लिए बहस करे। पार्लियामेंट का वो सदुपयोग कर सकते थे कि पॉलिटिकल फंडिंग किस तरह से हो और पॉलिटिकल डिबेट कैसे हो, ताकि वो फंडिंग, जब तक लोगों की वोट परसेंटेज पार्टियों को जो मिलती है, सरकारी सिस्टम से उनकी फंडिंग और सरकारी सिस्टम से उनका प्रचार प्रसार और टीवी पे बोलने का, डिबेट करने का कार्यक्रम जब तक नहीं आएगा, ये सारे चोर चक्कू की तरह काम करते रहेंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे पॉलिटिकल पार्टियों के नेता और सारे नेता पॉलिटिकल पार्टी के जो मुखिया हैं, वो इस मामले में भी वो सिद्धहस्त हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जाए पार्टी के प्रचार के लिए, अपनी होर्डिंग के लिए। जितनी भी पार्टियों में देखो, ज्यादातर अभी तो उस लेवल पे हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां, जहाँ इंडिविजुअल इसको ऐसे हो रहा है जैसे कोई राजा है। ये बहुत सारे मूर्खों को ये भी नहीं पता, आप अपने आप को पेश करते हो देश की सेवा के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी पब्लिक को जनप्रतिनिधि बनने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ना तो आप लड़ाई लड़ते हैं, ना इसमें जीत और हार होती। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो जीत हार का है, जैसे राजा हार रहे हैं, 2 राजा टकरा रहे हैं, 2 का अहम टकरा रहे हैं, ये कोई नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, कोई राहुल गांधी की बपोती नहीं है ये देश, और ना इन आदमियों पे झगड़ा है। और अब क्या हो रहा है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक आदमी को प्रोजेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर, उसकी भी इजाजत नहीं देता। यहाँ तो पहले हाउस बनता है, पॉलिटिकल पार्टियों का पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर उनका अंदर जाना बंद हो जाता है। बस वो माँ की तरह एक बच्चे को, नई एंटिटी को जन्म देते हैं, उनका प्रतिनिधियों को इलेक्शन लड़ाते हैं, वो जाके मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं और लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर और सीएम होता है। ये सारा का सारा उल्टा गेर लगाया हुआ है। ना पॉलिटिकल वर्करों को उनके कॉन्स्टिट्यूशन, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को समझ की जाती। और ये पीएमएलए बिल्कुल, अगर इसका ऑब्जेक्ट देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी के इस तरह के करप्शन में, क्या उसको पार्टी बनाना, उसको इन्वॉल्व करना टोटली नॉनसेंस है ऑन द पार्ट ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ दिस कंट्री। हाँ, कानून बनाने की जरूरत है जिसमें बेकायदा पॉलिटिकल पार्टी कैसे करप्शन में इन्वॉल्व है और उसमें किसको सजा दी जाएगी फ्यूचर में, किसको दी जा सकती है, इस पे एक लॉ की है, ये समझ है। अदरवाइज पीएमएलए में पार्टी को बना के और पार्टी का किसको कन्वीनर को सजा दो और कन्वीनर कहेगा, जब तक लॉ का, क्रिमिनल लॉ का सीधा सा मतलब ये है, जो ऑब्जेक्ट है और जिसको बनाया सिर्फ वही लोग उस पैरामीटर में आएंगे। उसके अलावा आप लोगों को घसीट के, देश के लोगों को अननेसेसरी उस फील्ड में लाके इंटरप्रिटेशन करके कोई भी इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। क्रिमिनल लॉ में
इंटरप्रिटेशन बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। वो मकसद क्या है लॉ का, और किसको सजा देने के लिए और किस अपराध के लिए, ये जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है, इसमें समय बर्बाद किया है बीजेपी ने और सत्ता पक्ष ने, देश का भी समय बर्बाद किया है। अच्छा ये होता वो इस पे खुल के चर्चा और सबके सहयोग से इस देश में एक लॉ नया बनाने की लाने की कोशिश करे थे। ये नूरा कुश्ती चल रही है नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में, ऐसा आभास हो रहा है। वाई दे आर पीपल, दीज पीपल आर वेस्टिंग टाइम। पीएमएलए पे अब बार बार सुप्रीम कोर्ट के नए नए डिसीजन आ रहे हैं, इस ड्रैकोनियन कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, और हो तो जाना चाहिए था ये इलीगल घोषित होगा जो अमेंडमेंट इन्होंने किया है। इस देश के लोगों को बिना ट्रायल के सालों साल जेल में रखना और सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं उसके इशारे बंदरों की तरह एजेंसियों का नाचना इस देश में, इस पूरे देश की जनता के लिए खतरनाक है, इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है ये। अगर इस तरह से ये कानून रहे तो ना पत्रकार बचेंगे, ना पॉलिटिशियन बचेंगे, ना सही आवाज उठाने वाले लोग बचेंगे। हर आवाज को दबा दिया जाएगा और कानूनों का दुरुपयोग किया जाएगा। क्रिमिनल लॉ में ऐसा चल नहीं सकता। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ईडी एंड ऑल एजेंसीज, इवन जो सत्ता में बैठे जिम्मेवारी आती है। बिल्कुल बलराज जी, एक सेकंड रुकिएगा, कुछ कह रहे हैं खेमचंद जी, थोड़ा जल्दी से क्योंकि समय हो गया। देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब से 10 साल से सत्ता संभाली है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत तरीके से अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, एजेंसी अपना काम कर रही है, कहीं भी किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जा रहा है, लेकिन दोषी को छोड़ा भी नहीं जा रहा है। अगर ये कोई कहे कि भाई हम भ्रष्टाचार भी करें और हम पे कार्रवाई ना हो, ये अवसर नहीं चलेगा। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कर दिया है, पाई पाई की वसूली होगी और हर एक भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी ये कहे कि हम किकबैक भी लेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे, तो आम आदमी समझ सकता है। 2% से 12% कमीशन किया, क्यों किया? 12% कमीशन किया, 4 रेवेन्यू कम हुआ। खेमचंद जी ठीक बात है, बिल्कुल भ्रष्टाचार मत होने दीजिए। पीएम मोदी ने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं उनको, वो तब तक भ्रष्टाचारी हैं जब तक दूसरे तरफ हैं। हमारे पास आ गए, पाक साफ हो गए, हमें ये भी देखना पड़ेगा। क्यों अपनी छवि खराब करते हैं ऐसे लोगों को बुलाकर? इसको थोड़ा सा समझिए। बात तो वही आ गई ना घूम फिर के, टारगेट कोई नहीं है लेकिन चीजें तो हो रही हैं। इसीलिए तो बलराज जी ने कहा कि सब कुछ ही खत्म हो जाएगा यदि ऐसे ही चलेगा तो। इवन उन्होंने एजेंसियों तक को बोला। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। एक छोटा सा सवाल है, ये जो पूरे एक चल रही है ये चीजें, अभी 25 तारीख को वोटिंग है, लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस पूरे 25 तारीख को टारगेट करने की भी कोशिश है, और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए राखी जी, चूंकि जो अरविंद केजरीवाल जी की बेल जो है 2 तारीख तक की है, इंटरिम बेल, उसके बाद फिर वो कोर्ट में पेश होंगे और बहुत सारी प्रक्रिया हो सकता है कि कोर्ट जो है फिर से उनको इंटरिम बेल बढ़ा भी सकती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस दौरान दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है और ऐसे समय में जिस तरह से ईडी ने ये चार्जशीट, 8वीं चार्जशीट दाखिल करके पूरी पार्टी को एक तरह से कटघरे में खड़ा किया। हालांकि इसमें कोई एक तरफ से बोला जाता है कि अपराधी हैं और फलाना है, लेकिन जब तक कोई सिद्ध नहीं हो जाता आरोप, वो अपराधी हो नहीं सकते। अभी आरोप है, तो ये आरोप कितना सही है कितना गलत है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो आने वाले चुनाव में, चूँकि 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, उसके पहले चार्जशीट आती है, निश्चित रूप से लोगों में एक तरह से जो है शंका भी होगी लोगों में, जैसे पार्टी के लोगों में, आम आदमी पार्टी के लोगों के भीतर एक तरह की कुशंका होगी, और निश्चित रूप से इस चुनाव में हो सकता है कि इसका थोड़ा बहुत असर पड़े, या हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग सोचने लगें। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें 8वीं चार्जशीट दाखिल होने के बाद आम आदमी पार्टी घेरे में आ रही है राखी जी, और जब घेरे में आ रही है तो निश्चित रूप से बहस होगा और लोगों के बीच चर्चा होगी। बिल्कुल, और इसका पूरी तरह से क्या प्रभाव होगा ये तो फिर हमें 4 जून को पूरी तस्वीर भी साफ सुथरी मिलेगी। मुझे लगता है उस दिन कोई किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगाएगा, हम उस दिन भी सब चर्चा में होंगे। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चार्जशीट का शिकंजा और कहीं ना कहीं आप पर फंदा, देखिए घिरी तो है, एक मामले से नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामला आता है, फिर हाल ही में इलेक्शन है तो देख लीजिए कि किस तरीके से बेल को लेकर सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद में स्वाति मालीवाल आ गई, वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं, अब 8वीं चार्जशीट आ गई है और इस चार्जशीट में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी दोषी हो गई है। तो दिक्कत तो है, घेरे में तो है, अब इससे निकलेंगे कैसे और इस पर क्या डिसीजंस होंगे ये आने वाले समय की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो है कि इस पूरे मामले में जो होना चाहिए उसको छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा है। तो अब इसको सामने क्या चीजें निकल कर आती हैं ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।